नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो उसी के अंतर्गत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मौसमी गांगुली जी। मौसमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो सबसे पहले एक सवाल हम लोगों का बहुत कॉमन होता है, तो सब लोग ऐसे बोर हो गए होंगे सुन सुन के तो वो सवाल होता है कि आपका जन्म, आपका बॉर्न एंड बॉट अप और इस फील्ड की और आप कैसे आई। मेरा जन्म बनारस में हुआ है। मैं ओके। काशी से हूँ, काशी विश्वनाथ की नगरी से। ओके। और मेरा एकेडमिक भी वहीं से हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन शांति निकेतन कला भवन से। ओके। और इस फील्ड के तरफ मेरी रुझान मुझे एक्चुअली खुद भी नहीं पता, क्योंकि बनारस में इतनी ज्यादा कल्चर और ब्यूटिफिकेशन है ना घाट का, कि उसमें घूमते घूमते, गलियों में घूमते घूमते, और वहां पे काफी अच्छा एक्सपोजर है। बहुत आर्टिस्ट गली में वाटर कलर कर रहे होते हैं, या जो मेरे फादर का भी जो बिजनेस है वो प्रिंटिंग का था। जहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, ये सब होता था। तो एक आर्ट का टच तो मेरे अंदर आ ही गया था। बस ये पता नहीं था कि आगे चल के फाइन आर्ट्स करना है। तो मैं कह सकती हूँ कि वो वहां से ही मेरे रूट स्टार्ट हुए हैं आर्ट के लिए। ओके। तो जैसे होता है ना, स्कूल में कोई ऐसा होता है जो आपको सपोर्ट करता है, या कोई टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने आपको बहुत, जिनका आप नाम लेना चाहें? एकदम जब छोटी थी तब की टीचर का तो नाम याद नहीं है, पर जब मैं 12th में मैंने ड्राइंग लिया था एज अ सब्जेक्ट, तो वो रमा टीचर थी जो मुझे पोर्ट्रेट्स में काफी कुछ सिखाया। 11th-12th में हम लोगों में इतना मेच्योरनेस नहीं आता है कि पोर्ट्रेट में कितना ध्यान देना चाहिए, आई कांटेक्ट क्या होता है पोर्ट्रेट में। तो वो सब बारीकियां मैंने उनसे सीखी थी। और आज भी याद है ये बात। मैं मतलब जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि बचपन से ना मैं ड्राइंग बहुत करती थी, और अगर वो ड्राइंग मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसको हर बार करती थी, जब तक कि मुझे लगे कि हाँ ये अप टू द मार्क है, अब मैं इसको किसी को दिखा सकती हूँ। तो ये बात मैं आज भी सोचती हूँ। कई बार मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ, उनको देखती हूँ ना बनाते हुए, तो मैं बोलती हूँ अच्छा तुमने बना के बस रख दिया, इसके बारे में कुछ सोचा या इस पे थोड़ा समय दिया? तो ये चीज मेरे अंदर एकदम छोटे से था। ओके। और अच्छा, जैसे कॉलेज में होता है कि कोई टीचर जिनसे आप प्रभावित हुई या जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रणाम सिंह सर हैं, जिनसे मैं काफी प्रभावित हुई थी। आर्ट में जब आई तो उस वक्त आर्ट में जो एक्सपोजर था उसमें प्रणाम सिंह सर ने काफी हमें गाइड किया था। मेरा रुझान पेंटिंग से थोड़ी थोड़ी प्रिंट मेकिंग की तरफ आने लगी, तो मैंने उनसे बात किया। इवन सब्सिडरी सब्जेक्ट में दीप्ति प्रकाश मोहंती सर हैं, तो मोहंती सर ने, फिर वेद सर ने, इन्होंने काफी मदद किया प्रिंट मेकिंग को समझने में। बाकी पेंटिंग सब्जेक्ट में जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है वो गाइडेंस तो इन सभी सर से मिला मुझे। पर स्पेसिफिकली प्रिंट मेकिंग में आगे कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, उसमें मुझे प्रणाम सिंह सर ने बहुत हेल्प किया। ओके। नहीं, वाकई ये तो होता है कि गुरुओं का जो एक है ना छाप, और छाप बोले तो ऐसे नहीं, जो उनकी बताई हुई चीजें हैं वो हमेशा, आज भी हम काम करते हैं ना तो कहीं ना कोई सारी चीजें उनकी याद आती हैं बोली हुई। तो और अगर कंपेयर करेंगे ना अभी के जो स्टूडेंट्स थे और जब मैंने ज्वाइन किया था, इंटरनेट का एक्सपोजर हमारे टाइम पे नहीं था, तो हमें सीधा साधा अपने जो गुरु हैं उनसे ही पूछना पड़ता था। या अगर उस समय की जो समकालीन मैगजीन्स थे, आर्ट इंडिया या जो भी मैगजीन्स अवेलेबल थे, ललित कला के जो मैगजीन्स आते थे, हम लोगों ने वही जो देखा वही पढ़ा, और उससे जितना ज्ञान अर्जित कर पाए उसी को अपने काम में आगे लगाया, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो गुरुओं का बहुत ज्यादा महत्व था। मुझे नहीं पता अभी के बच्चे इस चीज को कितना समझते हैं। उनको लगता है उनका पहला गुरु शायद गूगल है। नहीं, मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रहा था
कि आजकल के तो ऐसे टीचर लोग खुद ही बोलते हैं कि सब गूगल के है ना, उनके एक फिंगर पॉइंट पे सब मिलता है, तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं वो लोग। बट ये सब चीजें हैं, बट क्या होता है कहीं थोड़ा मदद कम करता है मुझे लगता है, बिकॉज हम सिर्फ इमेज देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे जो सीनियर वाटर कलर करने जाते थे साइट पे, कोई लोकेशन पे, तो हम लोग लिटरली ना, हमारी आंखें उनके हाथ और ब्रश के मूवमेंट पे होती थी कि किस तरह से फ्लो किया, कहाँ पे हाथ को रोका। मतलब हमारा तो, मैंने तो यही सीखा है कि वो उससे ही सीखा है। अगर सर क्लास में डेमो दे रहे हैं तो उनका आई कांटेक्ट पेंसिल के साथ या ब्रश के साथ कैसे जा रहा है, बिल्कुल, तो वहां से ही सीखा हुआ है। और ये चीजें बहुत फर्क पड़ती है जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, आप उनका मूवमेंट देखते हैं, वो उनकी बोली हुई बातें, आपको चीजें, ये चीज गूगल नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से ये बहुत, जिन लोगों का, हम लोगों के समय भी ऐसे ही कुछ दौर था कि सर लोग जो चीज बताते थे एकदम हम आंख बंद करके उसी रास्ते पर चलते थे, ये चीजें तो होती थी। पर वो आज का दौर अलग है, आज का जनरेशन अलग है, आप उनको समझाने भी जाओ तो भी थोड़ा सा वो होता है। खैर, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। अच्छा, हम आपके उस ग्रुप के बारे में भी बात करना चाहेंगे, और उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप काशी से मुंबई कैसे पहुंची। हाँ, ये भी एक बड़ी कहानी है। जैसे काशी से मुझे लगा कि प्रिंट मेकिंग के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अच्छा एक्सपोजर नहीं था। वहां पर प्रिंट मेकिंग एज अ स्पेशलाइजेशन एमएफए के लिए नहीं था। तो फिर मैंने पता किया, मैंने बड़ौदा में भी अप्लाई किया था और कला भवन में अप्लाई किया था, शांति निकेतन में। दोनों जगह परीक्षा दी, काफी मेहनत से मैं वहां पहुंची, और उसके बाद कला भवन में मुझे मिल गया था। तो फिर मैंने वही कंटिन्यू किया। बड़ौदा में मुझे एडमिशन नहीं मिला। और मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा चेंज जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, देखो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, बिकॉज विचारों से मैं बहुत ही ना क्लियर थी। जब भी कुछ करना होता था तो मैं बहुत क्लियर होती थी कि हाँ ये करना है, लेकिन टेक्निक को डेवलप करना, और एक आजादी वर्ड में बोलूंगी कि शांति निकेतन में आने के बाद मुझे लगा कि वहाँ की तो वादी, वहाँ के तो पेड़ भी कह रहे चिल्ला चिल्ला के कि हम आजाद हैं। तो वहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, और वहाँ के सब टीचर्स, फैकल्टी, इवन स्टूडेंट्स, मेरे सहपाठी, सब बहुत अच्छे थे, और मुझे वहाँ सीखने का बहुत बहुत मौका मिला। और मेरे कॉन्सेप्ट में भी काफी डेवलपमेंट आया, क्योंकि सीधा पेंटिंग से प्रिंट मेकिंग में स्विच किया था, तो वो टेक्निक भी अलग थी। तो नए नए टेक्निक को सीखना और उसका इम्प्लीकेशन अपने ही कॉन्सेप्ट में करना, तो एक चैलेंज था। मैं कहूंगी कि पहला साल तो एडजस्टमेंट में, टेक्निक सीखने में निकल गया, लेकिन जब फाइनल ईयर में आई तो वो पूरी तरह से एक डेवलप मौसमी था, जो मैं चाहती थी करना, और उसको साथ में टेक्निक मुझे हेल्प कर रहा। तो बहुत अच्छा रहा। वहाँ के विभाग अध्यक्ष निर्मलेंदु दास जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया मेरे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। मेरा जो कॉन्फिडेंस पहले भी था उसको और बढ़ा दिया वहाँ। मतलब मैंने बोला ना कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी वहाँ आना। फिर उसके बाद मेरा स्कॉलरशिप था एचआरडी का, जो मैंने 1 साल तो उनके अंडर में, पिनाकिदा के अंडर में किया था वहाँ पे, और उसके बाद मैं आ गई मुंबई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर आर्ट में प्रैक्टिस करना है तो दिल्ली जाना चाहिए या किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके शुरू करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने मुंबई चूज किया और मैं मुंबई आ गई। फिर जहाँ जे कॉलेज ऑफ आर्ट में पॉल सर के अंडर में मैंने अपना कल्चरल जो एचआरडी का अपना स्कॉलरशिप है वो कंप्लीट किया। तो ये जो पोटेंशियल जो ग्रुप है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मेरे जो क्लासमेट अखिलेश कुमार है, वही मेरे हस्बैंड है। तो हम दोनों ने जब मुंबई में अपने साथ जर्नी शुरू की, तो आर्ट के लिए हम लोग जाते रहते थे, किसी गैलरी को अपना काम दिखाते थे, या नॉर्मल जैसे शो के लिए कोई अप्लाई करता है वैसे अप्लाई करते थे, और शो मिलता था, शो करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद लगा कि ये सिलसिला तो चला ही जा रहा है, कुछ मेरे हाथ नहीं लग रहा है जिससे मैं कहूँ कि हाँ मैंने यहाँ काम दिखाया और मुझे यहाँ से कोई एक्सपोजर मिला, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और आप
किसी भी कलाकार से ये छुपा नहीं है कि आर्टिस्टों को कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले आर्ट बनाने में मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए हमें कोई बैकअप नहीं मिलता है। तो एक अच्छा आर्ट बनाने में आपको हर तरीके से लगना पड़ता है, चाहे वो मॉनेटरी लेवल पर हो, फिजिकल और मेंटल लेवल पर हो, हम सब करते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग, हाँ, जिसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। मतलब कलाकार सोचता है कि अच्छा आर्ट तो बना लिया, अब आगे आप जब काम किसी गैलरी को दिखाएंगे आपको मार्केटिंग वहां से मिलेगा। तो वैसा कुछ, टू बी वेरी फ्रैंक, हमें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो स्पीड था वो बहुत स्लो था जी। तो मैं और अखिलेश तो ऑलरेडी साथ में काम कर रहे थे। फिर हमारे जो और मित्र हैं, अगर आप पोटेंशियल का कोर मेंबर देखेंगे तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक काम करते हैं, हम आपका जो पीपीटी है उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आपके काम के ऊपर उस बातचीत को और आगे करेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत जो जैसे आपने बताया कि ये गैलरियों की जो जद्दोजहद, फिर कोर मेंबर्स और जुड़ते गए, तो हम यहाँ से तो इस प्रेजेंटेशन पोटेंशियल जो फॉर्म हुआ जी, वो मेरे और अखिलेश के डिस्कशन के टाइम पर ही मेरे काफी क्लोज फ्रेंड अन्ना राया है, वो भी हम लोग के साथ हमेशा से जुड़े हुए थे, वो आए। फिर शांति निकेतन में ही शबरी स्मिता है, वो मेरे साथ जुड़ी। तो बेसिकली हमारा कुछ फ्रेंड्स आपस में हम लोग जुड़े और फिर हमने ये शुरू किया। जो हमारा पहला शो हुआ था दिल्ली में, दिल्ली 56, तभी भी हमने इसको पोटेंशियल का नाम नहीं दिया था। हम में से सब जुड़ चुके थे, एक दूसरे के लिए हम लोग काम करने लगे थे। तो हम बिलीव करते हैं कि हम लोग हमेशा एज अ टीम काम करेंगे। मैंने देखा है जैसे हम ग्रुप बोलते हैं ना, तो ग्रुप का एज सच मैंने कोई एग्जिस्टेंस बहुत लंबा नहीं देखा है। ग्रुप बनते हैं, फिर पता नहीं वो ग्रुप कहाँ डिसॉल्व हो जाता है, पता नहीं चलता है। कुछ एक साल उनके शोज हुए, कभी कभी तो कुछ ग्रुप के शायद एक ही शो हुए और उसके बाद फिर वो किसी और ग्रुप में चला गया या वो टूट गया। तो ग्रुप को लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी, पर्टिकुलर उस वर्ड को लेके। तो हम लोगों ने इसीलिए टीम पोटेंशियल बोला कि जैसे हम टीम बन जाते हैं, वहां पर हमें एक दूसरे के लिए रहकर, साथ रहकर काम करना होता है। तो उसी फीलिंग के साथ ये टीम पोटेंशियल शुरू हुआ। दिल्ली 56 के बाद जितने भी शो हुए वो अंडर टीम पोटेंशियल के बैनर में हुआ। दिल्ली 56 हमने नाम रखा था क्योंकि वो 7 डेज, उतने आवर्स और ऐसे करके ये शो हुआ। ये ललित कला में हुआ था शो और काफी अच्छा गया था। यहाँ से ही हम लोगों ने प्लान कर लिया कि अब इसको टूटने नहीं देना, इस सिलसिले को, इसको हमें जारी रखना है। तो काफी आर्टिस्ट आते गए। फिर हमने इसमें काफी सारे चेंजेस भी किए, कुछ रूल्स बनाए जो पोटेंशियल को और बेहतर करे। ये हुआ था आर्ट गेट गैलरी थी कोलाबा में, वहां पर शो हुआ था। यहाँ से टीम पोटेंशियल का नाम आ गया था। तो इसमें 10 आर्टिस्ट हैं जो कोर मेंबर है। नहीं, इसमें कोर मेंबर सभी नहीं थे। कुछ कोर मेंबर्स थे और कुछ हमने और आर्टिस्ट को भी इनवाइट किया था। पोटेंशियल का एक ये ना अभी जस्ट शुरुआत था। ये आते आते जैसे हम ब्लैक एक्स के बाद वाले शो में आते हैं, तब तक हमारा जी ब्लैक एंड व्हाइट, ये आर्टिस्ट सेंटर में हमारा पहला शो हुआ था। तो यहाँ तक आते आते हम लोग काफी क्लैरिटी में आ गए थे कि टीम पोटेंशियल में कैसे हमें शो को आगे ले जाना है, कौन इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, और काफी सारी चीजें ऐड होती गई। इसमें हम लोग मेजरली कोर मेंबर्स थे और कुछ बाहर से भी हमने आर्टिस्ट इनवाइट किया था। बेसिकली शुरू के शोज में कोर मेंबर्स ज्यादा हैं और 3 हमने नए आर्टिस्टों को चांस दिया था। इस तरह से हम लोग शो को डेवलप कर रहे थे कि 3 नए आर्टिस्ट रहेंगे, बाकी कोर मेंबर्स। फिर इतने एंट्रीज आने लगे, लोगों को धीरे धीरे पोटेंशियल के शोज के बारे में पता लगने लगा, तो काफी लोग हमें अप्रोच करते थे। अगर वो शो के कॉन्सेप्ट के साथ जाता था तो हम उनको इनवाइट करते थे। और इस तरह से फिर कोर मेंबर्स कम और नए मेंबर्स, नए पार्टिसिपेंट्स ज्यादा कर दिया। उसमें मैं एक चीज देखा हूँ, जैसे कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन बेसिस भी काम है, कुछ वीडियो से रिलेटेड काम है,
जी, कुछ अलग अलग तरह के, ये सब सारे चीजों का मिक्सअप है। मतलब न्यू मीडिया भी हम बोल सकते हैं कि लोग जैसे एक दर्शक, आम दर्शक तक इन सब नए माध्यमों को पहुंचाना, वो भी एक जरिया इस ग्रुप ने किया। हाँ, ये हमने सोचा ही था कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वर्क को ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुद भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आर्ट दिखाने को लेकर नहीं था, हमने प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग और नए आर्टिस्ट जो अलग अलग मीडियम में काम कर रहे हैं, सबका ही मिश्रण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शो के डिस्प्ले से लेकर लाइटिंग। और हाँ, और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पोटेंशियल में हर एक काम हम लोग खुद ही करते हैं। सपोज हम टीम मेंबर है, मैंने देख लिया कि हाँ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो शबरी ने राइटिंग पार्ट संभाल लिया, और लाइटिंग और सेटअप अखिलेश और अर्जुन ने संभाल लिया। अगर एडिटिंग है तो वो अर्जुन करते हैं, मार्केटिंग अन्ना और कुलदीप करते हैं। तो इस तरह से सबको काम बांटा हुआ है और बिल्कुल मिलजुल कर हम ये काम करते हैं और एक शो को पूरा एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं। ओके, हम इन फ्यूचर चाहेंगे कि वो ये जो पूरी टीम है उनके साथ हम कुछ डिस्कस करें, तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जरूर होगा। ये LOC वाला शो कहाँ हुआ था? अच्छा, बिरला में। ये बिरला में हुआ था, जॉनी सर ने ये क्यूरेट किया था, सुषमा मैम ने। तो वहां पर ये टॉपिक हमें मिला था, इस पे टीम को पूरा एग्जीक्यूशन करना था। तो अब 10 लोग मिलकर एक काम को कैसे बना सकते हैं, तो जो इसका लोअर पार्ट आप देखते हैं, अखिलेश स्कल्पचर करते हैं, तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया था। और LOC जो डायरेक्शन में हम दिखाना चाह रहे थे कि सभी दिशाओं का, तो वैसे सब आर्टिस्ट ने एक एक काम किया था, पेंट किया। हाँ, तो ऐसे करके इसको कंबाइन करके हमने एग्जीक्यूशन किया। हाँ, इट्स बिग। ओके, ये हमारा अभी तक के सारे शोज में सबसे बड़ा शो था, जो हमने CKP का सारे गैलरी बुक कर दिए थे। ये भी अगेन हमने जॉनी सर को क्यूरेट करने के लिए बोला था, तो सर ने हाँ बोला और ये शो हुआ। तो ये काफी बड़ा शो था बैंगलोर में हम लोगों का। इसका डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, जो इमेज आपके पास अवेलेबल है। आप YouTube में पोटेंशियल का पेज है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस और हमारे सारे अपडेट्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना लिंक, शो का डिटेल मिलेगा आपको। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा, और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, क्योंकि हम जैसे आर्ट की जो भी चीज़ें बातचीत हो रही है, वो इंग्लिश में तो बहुत मटेरियल मिलता है, हिंदी में बहुत कम है अवेलेबल। तो वो सारी चीज़ों को सोचते हुए हमने ये चीज़ें शुरू की हैं। तो आप लोग दूसरों तक भी शेयर करेंगे और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, ये शो का टैगलाइन है। कोविड के समय हुआ ये ऑनलाइन शो कोविड से पहले हुआ था। ये जो हमारा स्टूडियो स्पेस था, हम लोगों के शो के बाद बीच में जब टाइम मिल जाता है, जब कहीं और हमारा शो नहीं हो रहा है, तो पहली बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑनलाइन शो करते हैं और अपने स्टूडियो स्पेस को यूज करते हैं। सबको था, जब हम लोगों ने पहली बार ये आइडिया आया कि ये शो करते हैं, तो टीम का जैसे बहुत सारा सवाल था कि अरे इतना दूर मीरा रोड पे कोई आएगा क्या, क्या करे, कैसे इसको हम अपने व्यूवर तक पहुंचाए। तो हुआ कि ठीक है, हम लोग इसको ऑनलाइन करते हैं। तो बेसिकली ये कोविड से पहले ही हुआ था, ऑनलाइन किया था। क्योंकि कोविड के दौर में तो बहुत ऑनलाइन, कोविड के दौर पे तो ये ऑनलाइन आ गया था, वो सिस्टम में ही हम लोगों के आ गया था, पर ये उससे पहले ही हमने किया था। तो ये स्टूडियो स्पेस है, ये हमारा स्टूडियो स्पेस है। जी, जिसमें हमने ये फॉल्स वॉल लगाकर जो एक व्यू मिले, वर्क को हैंग करने के लिए एक व्यू मिले, तो लाइटिंग वगैरह करके ये शो किया। फिर यहाँ से पोटेंशियल के जो इंडिविजुअल मेंबर्स के सोलो शो आ गए, तो वो है, ये अर्जुन का है, मल्लिकार्जुन ने ये शो किया था, उसका था मी बियॉन्ड मी। इसमें आपको आगे उसके काम देखने को मिलेंगे। ये लाइट्स है ना?
ये लाइट्स है। ओके। ये अर्जुन ने इसमें थीम रखा था कि कैसे उसका जो बचपन से लेकर जो एस्टैब्लिशमेंट तक का टाइम था, हर एक फेज में उसने कैसे वो लर्निंग किया था। तो अगर आप देखेंगे कि उसका क्रेडल है पालने से लेकर फिर उसका विवाहित जीवन, वो जो एक रूम है वो है, तो और फैमिली का काम आपको वहां दिख रहा है। ऐसे करके उसने सभी फेजेस को, अपने लाइफ के फेजेस को, और कैसे उसके लाइफ में वो चेंजेस आए, वो एक जर्नी को इस शो के माध्यम से दिखाया था। ये शौचालय है, अखिलेश का शो है ये। इसमें उसने अगर आप देखेंगे इसका और वीडियो ये फोटोज रहेंगे, तो इसमें उसने जो ये बहुत बड़े साइज का जो ये शौचालय बनाया है, एक्चुअली शौचालय में हमारा बहुत सारा सोच का भी आलय होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हम जो दिनचर्या शुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन का प्लानिंग वहां बैठते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, आज अभी तो उठ गए हैं, अभी दिन ऐसे निकलेगा, ये करेंगे। बड़ी से बड़ी चीजों से लेकर छोटी से छोटी चीजों की भी जो थॉट का पॉपअप होना होता है वो आता है। तो उस आइडिया को लेकर ये शो बनाया गया था। और इसके ठीक जो ये बड़ा सा आपको शौचालय दिख रहा है, इसके ठीक इंडियन 46 के बाजू में एक डिस्प्ले है जहां पर बहुत सारे सीड्स को डिस्प्ले किया गया था। सेरामिक सीड्स बनाए थे उसने। ओके। वो आपको दिखेगा, ठीक देखिए नीचे वाले फोटो में आपको साइड में दिख रहा होगा, वॉल पे लगा हुआ है। तो ये सीड्स का मतलब कैसे विचारों, अच्छा, वो जो ये जो टेक्स्ट जैसा दिख रहा है वो, यस। ओके। ये ना कांच के छोटे छोटे प्लेट्स में अनगिनत सीड्स रखा गया था कि एक हमारे जो चेतन या अवचेतन मन में किस तरह से नए नए सोच पॉपअप्स होते हैं। हाँ, तो ये उसका जो एक सृजन है वो अंकुर से, जो स्प्राउट से बनता है प्लांट या कोई चीज जो आगे बढ़ता है, इसीलिए उन्होंने वो सीड्स को चेतना के साथ जोड़ा था कि कैसे उनके विचार वहां से निकलते हैं। ओके। तो ये पूरा ये जैसे आपने इस काम को डिस्क्राइब किया ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग वाकई काम को लेके जानना चाहते हैं। तो जैसे ये कमोड व उसके जो ये सीड्स के बारे में आपने बताया, ये विचारों से इसका, तो मेरे ख्याल से जो हम बातचीत करते हैं ना, उसका दिशा और दशा ऐसे ही अगर हो तो बच्चों को समझने में बहुत आसानी होती है। तो वो काफी सारे लोग इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। अच्छा, ये कमोड का क्या साइज रहा होगा? ये एग्जैक्ट तो मैं अभी बता नहीं सकती, पर हाँ ये 10 फीट से भी आई थिंक बड़ा था। 12 फीट बाय 9 फीट विड्थ उसका रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास था। इसके एग्जीक्यूशन में भी काफी चैलेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ इसके साइज। बन तो गई, फिर ये गैलरी में घुसेगी कैसे? ये जहांगीर में था? ये शो जहांगीर के ऑडिटोरियम में। ओके। हाँ। ये माती है, इसमें कुलदीप का ये सोलो शो है। मतलब ये भी तभी हुआ था। अर्जुन के बाद शौचालय और फिर शौचालय के बाद माती। ओके। कुलदीप परवनी से बिलोंग करता है और वहाँ का जो उनका जो सिस्टम है, फार्मिंग का सिस्टम है, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर उसके बाद भी जो फार्मर्स होते हैं, क्योंकि वो खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से ही है, तो कभी भी वो लोग उससे थकते नहीं है। अगर कभी अच्छे से अपना फसल नहीं भी होता है, कुछ भी होता है, पर ये प्रोसेस चला आ रहा है, वो कभी रुकता नहीं है, चाहे उसे आमदनी हो चाहे नहीं हो, पर वो प्रोसेस को कैरी ऑन करते रहता है। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर उसका काम है कुलदीप का। इसमें बीच में आपको ये इंस्टॉलेशन दिख रहा होगा, ये इंस्टॉलेशन को मिरर लगाकर इंफिनिटी का लुक दिया गया। सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे पेज पे, आप देख सकते हो आगे जाके, तो आपको डिटेल उसका पता चलेगा। तो ये इंस्टॉलेशन प्लस ये ड्राइंग्स है जो उसके सब्जेक्ट को, नीचे का जो ये पार्ट है ना, वो ऐसा लग रहा है खेत कहीं जुता हुआ है। जी, खेत, और उसमें बीच में से जो चलना है, तो एक्चुअली इंटरैक्टिव था। व्यूअर कैन वॉक ओवर
द पाथ। तो वो जो पाथ बनाया गया था, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेड़ तो मेड़ हाँ। तो मेड़ पर से आप अगर उस शो को विजिट किए होते तो आपको उस पर चलने का मौका मिलता, और एक खेती वाले जमीन पर कैसा फील आता है जब हम उस पर से गुजरते हैं, तो वो आप महसूस कर पाते। वाकई ये ऐसे इंटरेक्टिव वर्क्स की कमी है आज के दौर में। ये 3 एमिगोज है, ये अगेन आर्टिस्ट सेंटर में हमने शो किया था। और इस शो में हम 3 लोग थे, अन्ना, शबरी और मैं खुद। तो ये 3 लोगों का शो था। ये उसका डिस्प्ले देख सकते हैं आप। इसमें भी काफी इंटरैक्टिव शो किया था, जो डिस्प्ले वाइज शबरी ने किया था, वो इंटरैक्टिव था। उसने काफी सारे ऐसे ब्लॉक्स बनाए थे जिसको आपको बनाना था। अच्छा। तो ये सारा डिस्प्ले था। अन्ना के वर्क थे, मेरे वर्क थे। ओके। आर्टिस्ट सेंटर अभी चालू है? नहीं, आर्टिस्ट सेंटर बंद हो गया। अभी वो नया लोकेशन ढूंढ रहा है, पर फाइनल नहीं हुआ है। क्योंकि लास्ट शो वहां पे मैंने निधि अग्रवाल का देखा था। जब आर्टिस्ट सेंटर बंद हुआ तो उसका लास्ट शो हमने किया, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पे है। कलेक्टिव स्टेप। ये आर्टिस्ट सेंटर का लास्ट शो। क्योंकि हमने कोशिश किया था कि काफी ग्रैंड वे में करे, क्योंकि आर्टिस्ट सेंटर के साथ हमारा काफी यादें हैं। हमारे शो को काफी एक्सपोजर मिला था, जो ब्लैक एंड व्हाइट शो हमने वहां किया था। तो तब से ही आर्टिस्ट सेंटर के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन बोल सकते हैं, और एक जुड़ाव हो गया था। तो हम लोग काफी जुड़े हुए हैं आर्टिस्ट सेंटर के साथ। ये कलेक्टिव का शो है। क्योंकि हम जब बॉम्बे में थे तो लास्ट मेरा ख्याल से विजिट मेरा वही हुआ था निधि अग्रवाल के शो में। उसके बाद फिर हमने बॉम्बे छोड़ा, फिर उसके बाद कोविड का ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। आप कभी बॉम्बे में भी रहे हैं? मुझे ये नहीं पता था। वसई में थे हम। वसई वेस्ट में। तब हमारा मिलना नहीं हो पाया। ये कब का है शो? ये शो कोविड से पहले हुआ था, जस्ट आफ्टर कलेक्टिव स्टैंड। हमने एक स्मॉल फॉर्मेट का शो किया था जिसमें सिर्फ छोटे छोटे काम लगाए थे। और इस शो में 2020 इस शो का नाम था, जिसमें तब तक हमारे पोटेंशियल के अंडर में 20 आर्टिस्ट हो गए थे। हर बार 3 जुड़ते। तो अपार्ट फ्रॉम कोर मेंबर्स, जो नए आर्टिस्ट थे, सबको लेकर ये 2020 का फॉर्मेट हमने किया। तो ये जो डिस्प्ले का 2020 था। हाँ? डिस्प्ले का जो आइडिया है वो किस तरीके से आप लोग करते हैं? क्योंकि मोस्टली सब जगह बोलते हैं ना कि एक स्पेसिंग होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक फलाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा है कि वो आप कभी ना हमारे शो के दौरान जब हमारा डिस्प्ले का प्लानिंग होता है, अगर गलती से भी उस वक्त आ गए तो आपको ये पता चलेगा कि माहौल कितना गर्म है। क्योंकि काफी सारे कोर मेंबर्स हैं, सबका कुछ ना कुछ इनपुट रहता है कि नहीं हमने ये कर लिया है तो भाई ये नहीं करना है, अभी हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। मेजरली डिसीजन अखिलेश और अर्जुन लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले पार्ट पूरी तरह से हम लोग उन पर ही छोड़ते हैं। लेकिन छोड़ते हो मतलब वो परमिशन देने के बावजूद भी हमारा कमांड होता है कि नहीं ये खाली ऐसा कैसे होगा, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा। तो काफी सारे डिस्कशन के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद ये डिस्प्ले आता है। तो हम लोग की कोशिश होती है कि जो एक क्या बोलेंगे, एक जो बना आया है रूल कि हाँ ये वॉल है, लाइटिंग ऐसी ही होगी और डिस्प्ले ऐसा ही होगा, उस घर्रे को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल। और कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और वो चीज दिख रही है, और ये मेरे ख्याल से ना इसी वजह से हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो भी बातचीत, इन चीजों को जो बातचीत लोग सुनेंगे इस बात को, वो भी आने वाले समय में ना इस चीजों को जरूर उनके दिमाग में ये बैठ तो जाएगा कि सिर्फ पेंटिंग ऐसे ही नहीं डिस्प्ले होता है, ऐसे भी हो सकता है। गोविंद जी, ऑलरेडी ये चेंजेस
दिखने लगी है लोगों में। बिल्कुल। जिस समय हमने शुरू किया था वो ट्रेंड को तोड़ा। पहली बात तो हर कोई कहने लगा था कि हम लोगों से डायरेक्ट पूछने लगे थे कि आप मतलब कहाँ से अचानक ये पोटेंशियल आ गया, या क्या है, आप लोग कैसे काम कर रहे हो, ये ग्रुप है क्या है। तो हर बार हम लोग उनको काटते थे कि नहीं, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। हाँ। एक साथ कर हम शो रख रहे हैं। तो डिस्प्ले को लेकर चेंज अगर आप देखें तो उस समय के बाद कई लोगों में आपको ये चेंज दिखने लगा होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो दिखेगा। ये जो 2020 शो हुआ था उसी के अंडर में ये वुड कट प्रिंट का वर्कशॉप रखा गया था, जो तेजस्विनी सोनावने हमारे टीम में थे, उसने लिया था। काफी अच्छा गया था। जो प्रिंट मेकिंग से हैं, जो नहीं भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। ओके। ये कई बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ना अपने आर्ट फील्ड में, जो लोगों को लगता है कि कितने आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी जद्दोजहद आर्टिस्ट करते हैं ये लोगों को पता नहीं होता है। बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। कई बार कोई अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता है, और काम करना ही होता है। तो उस पूरे चीजों का एग्जीक्यूशन एक बहुत ही बड़ा चीज है जिसमें लगना पड़ता है। और वो एक दिन का नहीं, काफी समय लग जाता है। 6 महीने साल भर का प्रोसेस तो होता ही है। मतलब 6 साल भर नहीं तो 3-4 महीने का तो होता ही है कि आप उसको, कोई शो जब फ्लोर पे आता है उसकी प्लानिंग से लेके, लोगों को सिर्फ परोसा हुआ दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो कितना आसान है। और दूसरा, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटलिटी, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम झेल चुके हैं ये सब चीजें। बिल्कुल सही बात है। और जब टीम वर्क में काम करते हैं तो ये चीजें आती ही हैं। आप पीछे चाहिए, हमारा जो कोविड के टाइम का जो पूरा ऑनलाइन शो था ना, वो आप आगे आ गए। ये वाला ये नहीं, हाँ ये ओके। ये सबने स्टूडियो स्पेस में बैठे ही ये किया था। हाँ, ये सबका अपना अपना स्टूडियो स्पेस है। okay. जो लोग यहाँ पर थे वो यहाँ पे शूट किए। बेसिकली ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्लिपिंग है ऑनलाइन वीडियो आर्ट का। जब भी कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड के दोनों फेजों में हमने कुछ न कुछ किया, क्योंकि सब अपने घरों में बंद हो गए थे। यहाँ पर फर्स्ट फेज वाला शायद क्लिपिंग नहीं डाला गया है, वो मैं आपको वर्बल बता देती हूँ। जब पहला लॉकडाउन हुआ उस वक्त कोई भी मेंटली रेडी नहीं था। सबको लगा बस हाँ ये कुछ हो रहा है, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। वही एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन आ गया, आप बिल्कुल घर पे बंद हो गए। तो किसी ने तो चलो आर्ट मटेरियल रखा था, किसी के पास नहीं था। जैसे हमारे पास हमारे बच्चों का आर्ट मटेरियल था, पर जो हम स्टूडियो में आके करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं था। ओके। तो उस दौरान अखिलेश, जो हमारे टीम मेंबर्स में से एक अखिलेश ही था, जो हम सबको बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी स्टूडियो नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको करना ही है। इसको लेकर भी काफी बहस हो गई कि अभी कैसे करेंगे, सिचुएशन साथ नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो अवेलेबल है, अगर आप घर में साफ सफाई कर रहे हो तो वो भी एक आर्ट ही है। आप एटलीस्ट स्टे एट होम एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बट इन द प्रोसेस ऑफ आर्ट में ही वो आ जाए। तो उस फेज में भी हम सबने अपने अपने घर में रहकर जो भी कर सकते थे वो किया। जब आपके पास टाइम हो आप जरूर वो वाला फेज देखिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर आया था अखिलेश के साथ, तो तब हमने वो किया, लेकिन वो आइडिया बहुत अच्छा था। तो सेकंड जब लॉकडाउन हुआ, 2 बार में बंद हुई थी, सेकंड लॉकडाउन में हमने ये वीडियोस किए थे। इस वक्त तक हम सब मेंटली काफी हैबिचुएटेड हो गए थे कि घर पे रहकर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। तो इसमें जिन्होंने वीडियो आर्ट करना चाहा उन्होंने वीडियो आर्ट किया, जिन्होंने पेंटिंग करके उसका रिकॉर्डिंग लगाना चाहा वो किया। तो अलग अलग माध्यमों को यूज करके ऑनलाइन ये प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है ब्लैक विंडो। और ब्लैक विंडो को करने का रीजन, मतलब ये ब्लैक विंडो नाम क्यों रखा गया था वो मैं थोड़ा जल्दी बताना चाहूंगी कि
जहाँ से बंद थे वो जगह हमें ब्लैक लग रहा था, लेकिन जैसे विंडो हम खोलते हैं किसी भी चीज का, बिल्कुल तो उस तरफ रोशनी है। तो ठीक है, कोविड में सब लोग टेंशन में था, लेकिन उसमें भी हमें पॉजिटिव देखना। तो ये एक थीम था ब्लैक विंडो का, जिसके अंतर्गत ये सारे काम हुए। कितने लोग थे इसमें? इसमें भी काफी सारे, मतलब आई थिंक हमने सबको अप्रोच किया था जो अंडर पोटेंशियल आगे पीछे शो कर चुके थे। okay. तो आई थिंक 15 आर्टिस्ट थे हम लोग इसमें, अराउंड 15। हाँ। इकट्ठा ये हमने लास्ट 2 साल से करना शुरू किया है। पहले हम हर साल हमारा एक एनुअल शो तो करते ही थे, किसी भी एक गैलरी में बुक करके। पर कोविड के टाइम हमें समझ में आया कि कहीं से भी आर्ट किया जा सकता है, और अगर हमने अपने स्टूडियो में भी शो किया तो लोग आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंज कोविड के बाद ही महसूस हुआ, क्योंकि लोगों को ये आदत हो चुकी थी कि घर पे रहकर भी काम कर सकते हैं, और अगर अलग अलग लोगों के स्टूडियो में भी जाना है तो जा सकते, वो माइंडसेट हो गया था, जा सकते हैं। जैसे एक हमें लोग को लगता था ना कि हाँ, अरे स्टूडियो विजिट क्या करना है, गैलरी में जाके शो देखेंगे। पर कुछ सालों में ये आइडिया बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, तो इकट्ठा से हम लोगों ने ये शो करना अपने स्टूडियो में ही स्टार्ट कर दिया। इस साल हमारा इकट्ठा का दूसरा एडिशन भी हो गया जनवरी में। फर्स्ट एडिशन है। इसमें पोटेंशियल ने कुछ सालों से शुरू किया था स्कॉलरशिप देना। तो जो इकट्ठा पहला शो था उसमें सारे स्कॉलरशिप आर्टिस्ट भी थे और कुछ दूसरे आर्टिस्ट भी थे। तो पोटेंशियल साल में 2 आर्टिस्ट जो एकदम फ्रेशर होते हैं, जो कॉलेज से निकलते हैं, जिनको तुरंत प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनका आर्ट प्रैक्टिस ना छूटे, वैसे सोच से सपोर्ट करने के लिए ये किया गया था। तो इसमें काफी सारे आर्टिस्टों को हम अभी तक दे चुके हैं और ये प्रोसेस जारी है, जिसमें 6 मंथ के लिए एक आर्टिस्ट को और अनदर 6 मंथ के लिए एक आर्टिस्ट को, ऐसे 2 आर्टिस्ट को स्कॉलरशिप दिया जाए। तो इकट्ठा का फॉर्मेट में थोड़ा समझाना चाहूंगी कि इकट्ठा में पोटेंशियल आर्टिस्ट होते हैं, कोर टीम से कुछ लोग होते हैं, हम नए जैसे 3 आर्टिस्ट को हर बार लेते हैं वो होता है, और एक साइट स्पेसिफिक होता है जिसमें हम एक जगह अलॉट करते हैं, उस जगह को आर्टिस्ट कैसे अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंज कर देता है, ये पूरा फॉर्मेट है। अच्छा, ये जो पीछे ब्लू दिख रहा है, ये पीछे ब्लू वॉल यही है? जी बिल्कुल। ओके, ब्लू आपको दिख रहा है। हाँ। ओके। शो को एक पैकेजिंग दिया जाता है, हर बार कलर्स चेंज करते हैं हम। इस बार येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा गया। ओके, तो यहाँ ये पोटेंशियल का ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। अब हम आपके जर्नी वाला जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं, क्योंकि एक साथ ये ग्रुप को लेके चलना व ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है ना कि आपको सारी चीज़ें घर परिवार भी मैनेज करना है, फिर आपको ग्रुप को साथ में लेके भी चलना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तो करने वाला ही समझ सकता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम सब कार्यभार ना बांट लेते हैं, जिससे आधा टेंशन तो वैसे खत्म हो जाता है। लेकिन जो हम लोग का फर्स्ट मोटो है पोटेंशियल में कि एक साथ बने रहकर कैसे इस परिवार को आगे बढ़ाया जाए, और सब बेसिकली हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हुआ था अपने लिए, हम चाहते हैं कि जो नए लोग इस आर्ट में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में काम करने आ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में हमारा एक थोड़ा सा अगर योगदान हो सके, पोटेंशियल इसमें कुछ भी हेल्प कर पाए, तो हम लोग बहुत इसके आभारी होंगे। तो जैसे हम लोग फंसे वैसे नए लोगों को भी थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। अभी पोटेंशियल जैसे शो प्लान करता है या नए आर्टिस्टों को मौका देता है, वैसे ही नए आर्टिस्ट उससे सीखते हैं। और जैसे आपने बोला कि एक आपका वीडियो देखकर कितनी जागरूकता आती है ना लोगों में, अच्छा ऐसे भी हो सकता है। तो
वही हमारा इरादा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अप्रोच कर सके। हमारा ये स्टूडियो है, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए और अपना कुछ आर्ट प्रैक्टिस करना चाहे, कुछ नया इंस्टॉलेशन हमें दिखाना चाहे, तो उसमें पोटेंशियल जो भी सपोर्ट कर सकता है वो करेगा। तो ऐसे नए नए चीजों को हम हमेशा करने के लिए वेलकम करते हैं न्यू कमर्स को। तो हम अब आपके कुछ ड्राइंग्स के साथ, बेसिकली आप किस सब्जेक्ट को लेके काम करती हैं, अगर हम आपसे ये सवाल करें तो? मेरा सब्जेक्ट जो है, अगर मैं अपने कॉलेज टाइम से शुरू करती हूँ ताकि आपको वो जर्नी पता चलेगी जी। मैंने डिजायर को लेके काम किया है। जो मेरा की नोट है कॉन्सेप्ट का, वो है डिजायर। ओके। डिजायर में पहले मैंने वो दिखाया, यहाँ पे मेरे कॉलेज टाइम के काम मैंने शेयर नहीं किए, मैं ऐसे बता देती हूँ कि मेरे अंदर ना कुछ भी सीखने की इच्छा बहुत रहती है। आज भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि कॉलेज जाना चाहोगे, तो मैं बोलूंगी हाँ, मुझे जाना। या कोई भी नया माध्यम अगर सीखना है तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो डिजायर जो है वो कहीं ना कहीं मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी इच्छाएं ये है। तो वहां से मेरा काम शुरू हुआ। बनारस में मैंने बनारस के आर्किटेक्चर और हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को लेके काम किया था। जब मैं MFA में आई तो सेम सब्जेक्ट कंटिन्यू हुआ था, लेकिन उसमें एक तब्दीली आई थी कि इच्छाएं होनी चाहिए अपने बेटरमेंट के लिए, वरना ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन इच्छाओं का भी एक पैरामीटर होता है, एक कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन होता है। इच्छाएं कभी भी इतनी हावी हम पर ना हो जाए कि हमारी जरूरत पूरी होने के बाद भी हमारी लालच जो है वो बनी रहे। तो वैसे सब्जेक्ट को लेकर मैंने एज अ मेटाफर यूज करके काफी सारे प्रिंट किए थे। वहां पर मेरा स्पेशलाइजेशन लिथोग्राफ में हुआ था। फिर इसी प्रोसेस में आगे आते आते मैंने अपने विचारों में काफी चेंजेस किए, जहां की पॉइंट तो डिजायर था, लेकिन डिजायर में भी आदमी को अपना सेल्फ रिफाइनमेंट की तरफ ध्यान रखना चाहिए। वाकई यहाँ पर आप जो ड्राइंग्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पात्र को, एक वेसल को दिखाया है। यहाँ पर वेसल जो है वो मेरे लिए एक जैसे हमारे अंदर एक स्पेस है, ठीक है? तो स्पेस विद इन अस, ये मेरा कीवर्ड था यहाँ पर कि हम सब के अंदर एक स्पेस है। अब उस स्पेस में हम जो सोच रहे हैं, जिस चीज को हम डाल रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट होगा समाज में। अगर मैंने अपने सोच को ही नहीं संवारा, अगर हमने अपने खुद का सेल्फ रिफाइनमेंट ही नहीं किया, तो हम सोसाइटी को क्या देंगे? देखिए, हम लोग आज बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जनरेट करने वाला भी तो हम में से कोई है जो शायद अपना रिफाइनमेंट प्रोसेस करना भूल गया है। तो बेसिकली हर किसी को अपने आप को जज करना चाहिए, अपने विजन पे इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। विजन सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर विजन से मेरा मतलब है कि हम अपने सोच को कैसे प्रॉपर करते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन हम समाज को दे पाए। तो बेसिकली मेरे सारे ड्राइंग्स, काम, इवन जो मैं परफॉर्मेंस करती हूँ उसमें भी यही है। तो अगर आप देखेंगे तो काफी सारे विचार को दिखाने के लिए मैंने डायरेक्ट आईज को बनाया है। इस वक्त मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ कि एक लाइन है आईज की, जहाँ पर शायद मेरा विचार, आपका विचार, किसी और का विचार कैसे लाइन अप होना चाहिए, कैसे सोच को हम बदल सकते हैं। आज समाज को बदलने के लिए पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। हमारा विचार तक सटीक नहीं होगा, हम सटीक बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ पर वो जो पुरानी पद्धति थी पानी को निखारने का, जो आजकल फिल्टर आ गया है, लेकिन कई सारे प्रोसेस है जिसमें बाद में मिट्टी नीचे जम जाती है। तो यहाँ पर भी हम वो सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे अपने सोच को आप रिफाइन करके बेहतर कर सकते हैं, उसका धीरे धीरे लेवल ऊपर ला सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं चाइल्डहुड मेमोरीज से कनेक्ट होती हैं? बिल्कुल हो सकती है। मैं देखिए, अपब्रिंगिंग बहुत मायने रखता है। हम किस फैमिली से आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले लोग कैसे, जैसे आपने पूछा कि आपकी टीचर कौन रही, आपको साथ में सहपाठी कौन मिला, तो हम जो बात विचार करते हैं ना, वही हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो कोई ना कोई तो जरूर मार्गदर्शक होता ही है हमें दिखाने वाला, या समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है वो भी हमारा कई बार मार्गदर्शक
होते हैं, तो हम कैसे उन चीजों से सीखते हैं और उसको अपने काम में लाकर कैसे दिखाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो आर्ट मैं कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे लिए ना हो, अगर आप देख रहे हैं तो उससे आपको भी कुछ लर्निंग हो, और आप भी एक बार सोचिए कि अच्छा इन्होंने ये बनाया था, क्या मैं भी ये प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे विजन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने ये बर्तनों को ही क्यों चुना? जैसे मैंने शुरू में बोला कि पात्र कई शेप के हो सकते हैं, जैसे आदमी भिन्न भिन्न आकार का होता है। हाँ। कोई लंबा होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई थोड़ा हेल्दी होता है, कोई पतला होता है। वैसे ही पात्र को मैंने दिखाया अलग अलग, ताकि जो स्पेस पात्र के अंदर होता है, ठीक इसको मैंने एज अ मेटाफर यूज किया है वेसल्स को, और यहाँ पर मैं मनुष्य को एज अ सिंबल पात्र के रूप में यूज कर रही हूँ कि कैसे हमारे अंदर के स्पेस को, हमारे विजन को हमें प्योर करना है, रिफाइन करना है। ये रिफाइन प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, ये हमेशा होते रहना चाहिए, तभी आप इस चीज को समाज को भी दे पाएंगे। अभी ये जैसे ये आंख की एक लाइन है, ये बैकबोन सा प्रतीत हो रहा है। हाँ, नहीं, यहाँ पर मैंने बैकबोन तो नहीं किया, यहाँ पर मैंने विचारों को लाइन अप किया है। आईज विजन को दिखा रहा है, और विजन में डायरेक्ट सिर्फ देखने को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। विजन से मेरा यहाँ पर तात्पर्य हमारे सोच से है, कैसे हम अपने सोच को निखार सकते हैं, कैसे हम अपने सोच को बदल सकते हैं, अच्छा बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, समय के साथ हमें बेहतर होना है। तो ये जो आपको ये पॉट का जो एक के बाद लेवल दिख रहा है, बेसिकली अगर आप पानी में मिट्टी मिला हुआ होता है तो आप उसको सेटल करते हैं ना, तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे आ जाती है और बेहतर पानी ऊपर आ जाता है। तो हमारा सोच भी ऐसा ही होता है, उसको आप कैसे बेहतर करके उसे ऊपर ले आए। बिल्कुल, जितना रिफाइन करेंगे हम वो उतना उसका निचोड़ सामने आएगा। तो इसी को लेकर ये ड्राइंग्स। ओके, ये कोविड के पहले के हैं ना सब? हाँ, ये सब कोविड के पहले। ये इस बीच में मैंने एक इंस्टॉलेशन किया था, इसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए थे। उस दौरान मैं एक एनजीओ, ब्लाइंड एनजीओ है, उनके साथ एक काम कर रही थी, उनको मदद कर रही थी, उनको कैसे लाइफ में आगे आना है, जिस जगह पे उससे कैसे उनको मूव ऑन होना है। और साथ में मैंने उनके साथ बात की थी कि इस दौरान जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगी उसका मैं एक डिस्प्ले करूंगी, जो भी शो आएगा। ओके। उनसे बात करते हुए ये जो विजन का आइडिया है वहीं से आप कह सकते हैं डेवलप हुआ है। उन लोगों से जब आप बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो फिजिकली चैलेंज है, तो कहीं कम बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लाइंड से ये जितने भी पोर्ट्रेट्स आप अभी देख रहे हैं ना, ये सब ब्लाइंड लोग। ओके। लेकिन उनसे बात करते वक्त उनके चेहरे पे जो तेज होता था, चमक होती उनके है, उनके बातों में इतना क्लैरिटी होता है, ये तो किसी के साथ इंटरेक्शन पे ही पता चलता है। वाकई। तो मैंने 3 साल काम किया उनके साथ, तो उन लोगों के जीवन में जो उतार चढ़ाव है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो लाइफ में लोगों के साथ मिलते हैं, जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, तब उन्हें कैसे बिहेव करना है, ऐसे काफी सारे प्रोसेस उस दौरान मैंने सीखा उनसे। मेरा एक मित्र है, भाव सिंह बामणिया नाम है उनका, मेरा क्लासमेट था, वो ब्लाइंड्स को लेके काम करता था। तो अभी तो हालांकि बहुत समय से मैंने कोई एग्जीबिशन देखा नहीं, पर उसके काम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उसने ब्लाइंड से पूछा कि हनुमान जी कैसे होते हैं, तो उन्होंने गुजराती में जो डिस्क्राइब किया वो उन्होंने ब्रेल में नट बोल्ट से बड़े बोर्ड पे लिखा, और एक साइड गुजराती में भी लिखा, और बाद में जो डिस्क्राइब किया हुआ था हनुमान जी कैसे दिखते हैं, उनके 5 पंजे होते हैं, बड़े बड़े नाखून होती हैं, ऐसे चोंच होते हैं, बाल जो बॉडी में बाल होते हैं एकदम कांटे कांटे जैसे होते हैं, वो सारे चीज़ें उन्होंने पेंट किया। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी मुझे वो सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं कि इनके जो अगर आप उनसे बात करते हैं ना तो आपको पता चलता है। और इसमें भी ना कई तरह के होते हैं, एक फुल ब्लाइंड होते हैं, हाँ। कुछ लोग किसी बीमारी से ब्लाइंड होते हैं, जिन्होंने शायद कुछ दिनों जिंदगी को, दुनिया को देखा है,
हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत धुंधला दिख रहा होता है, बहुत ही मतलब कुछ एक लेयर हो तो वो दिखता है। तो हर किसी के सोच में भी डिफरेंस मिलेगा, जब आप उनसे बात करेंगे ना बिल्कुल वो डिफरेंस दिखेगा। लेकिन एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली कॉमन था उन सब में, वो था उनका कॉन्फिडेंस। कि अगर आप मेरे पोर्ट्रेट्स पे भी देखेंगे तो उस कॉन्फिडेंस को रखने की कोशिश मैंने की है अपने ये सारे वाटर कलर्स में, कि कैसे मुश्किलों के बावजूद भी ना जब वो किसी से बात करते हैं तो उनमें वो दिखता है कि ठीक है, मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि दुनिया कैसी है और मुझे कैसे डील करना है। तो ये मैंने सीखा था उनसे। नहीं वाकई, और ये जैसे ये जो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्टिव वर्क्स, जो उनसे उनके साथ इंटरेक्शन करके या रिसर्च वर्क, इंटरेक्टिव तो नहीं कहेंगे, हाँ ये कह सकते हैं कि ये एक स्टडी वर्क जैसा था कि उनके साथ मैंने उनके कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प किया और बदले में मैंने उनसे जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, बाद में मैंने उसको पोर्ट्रेट में बनाया। ओके। और विजन के इम्पोर्टेंस को समझा। बेसिकली विजन को लेकर जो मेरा प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके। ये 3 एमिगोस का ही है जहां पर मैं वेसल्स को लेके, विजन और वेसल्स को लेके काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। पहले विजन आया था, डिजायर से मैं विजन में आई, विजन से फिर ये वेसल्स में आई जहां पर मैंने कंबाइन किया था वेसल्स और विजन को। तो यहाँ पे सारे वेसल्स, अलग अलग वेसल्स को बनाया था मैंने और साथ में उसी वेसल को भी वहां पर रखा था, जैसे हम स्टिल लाइफ करते हैं। हाँ, स्टिल लाइफ करते हैं तो कैसा आता है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे दिया था। वाकई हर एक ऑब्जेक्ट का एक वो होता है ना, इम्पोर्टेंस होता है, तो मेरे ख्याल से वो उसी इम्पोर्टेंस के साथ डेप्थ भी होता है। अगर आप हर एक ऑब्जेक्ट को देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट का डेप्थ लेवल अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कितने भी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, पर हर आदमी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। हर आदमी, कोई कम सीखता है, कोई बहुत ज्यादा सीखता है, कोई मीडियम सीखता है। तो ये जो सीखना है, ये जो डेप्थ है, ये जो मनुष्य रूपी डेप्थ है, उसको मैंने वेसल्स के साथ दिखाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। और कई जगह तो मुझे बहुत खूबसूरत, ये एकदम लाइट, जो लाइट ड्राइंग है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना सेंसिटिव वर्क। कई जगह इसका फॉर्म वो डिफॉर्म हो रहा है, वो एक अलग तरह से है। अब जैसे ये वाले काम में, इसमें जो ये बहुत बड़ा, वही ये हर एक सिंबॉलिक, हर एक चीज का कोई ना कोई मीनिंग आर्टिस्ट खुद क्रिएट करता है। मेरे ख्याल से ये वर्ड जो है ये उन स्टूडेंट के लिए है, जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोचते हैं कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना तो दिया, अब उसको कैसे ये करे, कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो बना दिया और उसके बाद उसको बताना वो जरूरी नहीं है। आपने आपका एक सिंबॉलिक वे में आपने खुद एक्सपीरियंस लिया, उस चीज को आपने सामने रखा है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नहीं, मैं थोड़ा सा अलग सोचूंगी कि देखिए, आर्ट करके फिर बताना नहीं चाहिए। जब आप आर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको अंदर से कुछ तो आवाज आता होगा ना कि मैं ये चीज बना। अगर मैं गुलाब का फूल बना रही हूँ तो वो गुलाब का फूल उस वक्त मुझे इतना अट्रैक्ट किया होगा कि मैंने उस फूल को बनाया। तो मुझे ये पता है कि इसने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैंने बनाया। तो वो बन गया, अब वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने प्रदर्शनी में दे दिया। तो उसके बाद मुझे पता है कि मैंने ये क्यों बनाया था और इतना अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसी को प्रदर्शनी में दिया। आर्ट तो हम बहुत सारा करते हैं, लेकिन हम प्रदर्शनी में या कहीं किसी को दिखाते तब है जब वो मुझे बहुत दिल को छू जाए, है ना। कोई भी आर्टिस्ट ऐसा ही करता है। वाकई। तो हमें पता होता है कि ये मैंने क्यों बनाया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और वही बताना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। अगर मुझे पता है कि मेरा, जैसे आप मुझे पूछेंगे, नींद में भी उठाकर पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि मेरा नाम श्याम है। मैं हमेशा बोलूंगी मेरा नाम मौसमी है। बिल्कुल। इसी प्रकार आर्ट को लेकर ऑनेस्टी, आर्ट में आप जो भी बना रहे उसको लेके क्लैरिटी आर्टिस्ट को होना चाहिए, ताकि अगर कोई नींद से भी उठाकर पूछे कि भाई आपने क्या बनाया है, तो आप एग्जैक्ट ना बता पाओ पर उसके आसपास का आप बता सकते। बिल्कुल।
इस सीरीज ये सब ये रिसेंट वर्क है मेरा। अभी का इकट्ठा शो में मैं पार्टिसिपेट आर्टिस्ट थी। ओके। तो ये जो मैंने परफॉर्मिंग आर्ट किया था ये उसके हेल्पिंग ड्राइंग्स है जो अगर आप YouTube में जाकर देखेंगे तो शायद मेरा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये उसी से रिलेटेड ड्राइंग्स है। मुझे है ना आपके जो भी YouTube में लिंक्स में हैं, जो भी लिंक्स परफॉर्मेंस के या जो एग्जीबिशंस के, आप मुझे भेजिएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स उसमें दे दूंगा। और उसमें है ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये बातचीत के साथ लोग उस लिंक पे जाके भी देख सकेंगे। मतलब अल्टीमेटली हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए वही कर रहे हैं, तो और ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट हो। तो हम चाहते हैं कि लोग विजुअली जितना कनेक्टिविटी बना सकते हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या इस तरह के ड्राइंग्स हो या पेंटिंग हो, तो मेन है अपने को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो पहुंचना ज़रूरी है। आजकल कुछ सालों से मैं परफॉर्मिंग आर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसको करते वक्त मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं कुछ भी ज्यादा पहले से नहीं सोचती। मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि परफॉर्मेंस का सब्जेक्ट क्या होगा। जो सब्जेक्ट में, हाँ, इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये जो तस्वीर है, ये एक परफॉर्मेंस का ही क्लिक लिया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट था रिफाइनमेंट, सेल्फ रिफाइनमेंट। तो सेल्फ रिफाइनमेंट के लिए मैंने हल्दी यूज किया था कि कैसे हम उपटन लगाते हैं। उपटन से हम अपने बाहरी स्किन को तो साफ कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अंदरूनी तरफ से भी साफ हो जाते हैं? तो ये बात को रखने के लिए मैंने ये परफॉर्मेंस किया था। अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिस्प्ले हमने अगेन वो पात्र के जो बड़ा पात्र है उसके ऊपर किया है। क्योंकि वो पात्र हमें दिखाता है, हमारे अंदरूनी पार्ट को दिखाता है, और वो परफॉर्मेंस बात कर रहा है कि कैसे हमें अपने सेल्फ रिफाइनमेंट को दिखाना चाहिए। और इस वक्त ये कहाँ हुआ था? ये जो कलेक्टिव स्टैंड शो है ना, उसमें वो परफॉर्मेंस हुआ। ये वाला जो पहले वाला था। हाँ। ये वाला हाँ, ये कलेक्टिव स्टैंड में परफॉर्मेंस हुआ था। ये वीडियो इंस्टॉलेशन था, मतलब परफॉर्मेंस मैंने स्टूडियो में करके रिकॉर्डिंग किया था और उस रिकॉर्डिंग को मैंने वहां पर चलाया था। तो ये वीडियो परफॉर्मेंस है। ये भी अगेन वीडियो परफॉर्मेंस है। पहले मैंने परफॉर्मेंस यहाँ पर किया था। जगह का असुविधा होने से लाइव परफॉर्मेंस करने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद दूसरा एक चीज कि ये परफॉर्मेंस के लिए जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो फिर रखना और उसको लाइटिंग भी थोड़ी अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी डिफिकल्ट होता है ऑब्जेक्ट्स को बाद में ये करके रखना। ये परफॉर्मेंस हुआ था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मैंने किया था, और अपने स्टूडियो में भी ये किया था। इसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने स्टूडियो में किया था, और लाइव परफॉर्मेंस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के ऑडिटोरियम में हुआ। यहाँ पर मैंने नेट को यूज किया था। ये लिंक भी दिए हुए हैं। नेट को यूज करने का रीजन था कि कैसे कई बार हम लोग अपने ही बोझ के तले दबते जाते हैं। कभी किसी का सुन रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं। हमें ये भी कंप्लीट करना है, परिवार को भी देखना है, और सब कुछ करने के बाद भी एक टाइम था जब मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। ऐसा लग रहा था कि हर चीज कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, लेकिन शायद नहीं खुश कर पाती हूँ। और हम खुद इंसान, हमें भी तो खुशी चाहिए। तो ये जो एक पन्ना था, और तभी एक न्यूज भी आई थी कि एक रेप केस हो गया था। वो भी, मतलब बेसिकली मैं बहुत एग्जॉस्ट थी, और काफी सारी चीजें हमारे समाज में हो रही थी। वो एक किस्सा हो गया था, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे। तो मोटा मोटी ना सारी चीजों से मैं इतना मतलब परेशान हो गई थी। हाँ। और बहुत लग रहा था जैसे सांस नहीं ले पा रही हूँ। और जैसे मछली पानी में जब फिशरमैन मछली को पकड़ लेता है तो कैसे तड़पता है मछली के अंदर, नेट के अंदर मछली, कि वो कैसे अपने आप को छुड़ाए। उसे समझ में आ रहा है कि वो और
उसमें बैठता जा रहा है, वो उसको खींच रहा है। तो बेसिकली वो जो एक तड़प थी ना, एक सांस ना लेने पाने वाली जो स्थिति थी, उसको इस परफॉर्मेंस पे मैंने दिखाने की कोशिश की थी। और मैं बहुत एंजॉय की थी, क्योंकि एक्चुअली मैं उस वक्त वो मेंटल स्टेट में थी, तो मुझे इसके लिए कोई एफर्ट नहीं देना पड़ता था, खाली वो स्वतः ही होता गया। ओके अच्छा, ये तो हुई आपके परफॉर्मेंस की बात। और ये जो लिंक्स है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और ये शायद लास्ट पेज है इस प्रेजेंटेशन का। हाँ। और हम अंत में हम चाहेंगे कि जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो कि कोलाबरेटिव वर्क करते हैं या साथ में लेके, जैसे ग्रुप से ही रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हम लोग चलो कॉलेज से निकले हैं, अभी ग्रुप में कुछ शो करें या ये करें, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो समय चल रहा है आर्ट का, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमने एक जर्नी तय की थी, लेकिन एट प्रेजेंट जो कॉलेज के बच्चे निकल रहे हैं, उनको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज की डेट में बहुत सारे दूसरे गैलरी, आर्ट इंसेप्ट का मैं नाम लेना चाहूंगी, बड़ौदा में कई सारे गैलरीज हैं जो न्यू कमर्स को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसके लिए मैं इन सभी गैलरी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, जो प्रॉब्लम हमने फेस किया शायद आने वाले लोगों को कम फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहूंगी कि इतने एक्सपोजर है तो आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, अगर आप अगर नए नए अभी आर्टिस्ट को अगर आप उठाकर देखते हैं ना, सबके काम में ना एक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखने लगा है। बिल्कुल। और ये मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये नेटवर्क मतलब सोशल नेटवर्क की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। आप लोग हर किसी का काम देखिए, उससे सीखिए, क्योंकि इंस्पायर होने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है आज की डेट में, लेकिन वो इंस्पिरेशन आपके काम का हिस्सा ना बन जाए। आप प्लीज अपने काम को एकदम इंडिपेंडेंट रखिए। आप जो सोच रहे हैं आप वही दिखाइए। कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है इसलिए उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, या ठीक है इस वक्त परफॉर्मेंस आर्ट हो रहा है तो मुझे भी परफॉर्मेंस आर्ट करना है, या इंस्टॉलेशन हो रहा है इसलिए नहीं। अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आप इसलिए करिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को उस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आर्ट को एंजॉय करिए और अपने दिल से करिए। और इस वक्त टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो सबको ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज ज़रूर उन सभी को काम आएगा जो इस फील्ड में अभी अभी है ना कदम रखे हैं। और अंत में हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप इस चैनल के लिए ज़रूर कहें। कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें और अपने दर्शकों को भी ज़रूर बोलिएगा। मैं तो बोलूंगी कि आपका योगदान बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने बड़ौदा का डिस्प्ले देखा, उनका एनुअल डिस्प्ले था, राइट, जो आपने वीडियो पोस्ट किया था, वो बहुत हेल्पफुल हुआ। अगर मैं बड़ौदा फिजिकली नहीं जा पा रही हूँ, तो आपके द्वारा बनाई गई वीडियो की वजह से मैं उसको देख पाई और मेरा कुछ भी मिस नहीं हुआ। या जैसे आप अलग अलग लोगों के विचार को इस प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए अच्छा है। तो ये आपका आर्ट में बहुत बड़ा योगदान है गोविंद जी, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और आप इसी तरह करते रहिए। मैं भी समझ सकती हूँ कि ये टफ हो जाता होगा कई बार आपके काम के साथ, परिवार के साथ, पर इसको बंद मत करिए और इसी तरह आगे बढ़ाते जाइए ताकि हमें नहीं, वाकई। और ये शुरुआत पॉडकास्ट के जरिए हुई थी कोविड के समय, जब मैं हॉस्पिटलाइज था तब से। और तब मैं लेटे लेटे उसको एडिटिंग सीखा और कैसे करते हैं वो सारी चीजें कर करके मैं इसको थोड़ा जोड़ता गया। अब ये व्यवस्था है कि मैं लाइव जूम में रिकॉर्ड करके ये सारी चीजें मैं रखता हूँ। बट ये हो रहा है धीरे धीरे, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे एक लेवल तक जाएगा आने वाले समय में। जो भी लोग हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये मेरे ख्याल से रहेगा ही हमेशा। ये तो 4 लोगों के काम आए बस, और क्या चाहिए। तो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे जोड़ना चाहूंगी, नहीं, पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि पहले ना हम लोगों को ये पता नहीं था कि आर्ट के बारे में योगदान हर कोई थोड़ा थोड़ा दे सकता है। हमें लगता था कि जब तक गैलरी अप्रोच नहीं करेगा तब तक शायद हम नहीं कर सकते। पर ये जो सोशल प्लेटफॉर्म मिला है,
उसकी वजह से हम सबने हिम्मत दिखाई है और आज हम थोड़ा थोड़ा हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बिल्कुल। सिलसिला हर किसी के लिए जारी रखना चाहिए। और वाकई ये करना भी चाहिए, जिसके पास जितनी सक्षम समय है या सक्षम है उतना तो करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से इसी वजह से एक दूसरे के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इस बातचीत को ये करने के लिए आप रेडी हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैं चाहूंगा मुझे कि, भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा बातचीत। और मैं उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन बातचीत को मन लगाकर सुना। तो फिर एक मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक धैर्य बनाए रखें और फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। जय हिंद।